ये समझ में आया कि कैंसर क्या होता है और उसका अगर जल्दी अगर हम उसको डायग्नोस कर ले तो उसका इलाज भी संभव है जी। राइट। तो मतलब हेमेटोलॉजी जो मेन ब्रांच है वो ब्लड से रिलेटेड डिजीजेस की या ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की ब्रांच है। यस, क्योंकि ब्लड एक शरीर में लगभग 5 लीटर के करीब रहता है एक कॉमन मैन के। अगर हम अच्छे से कभी ब्लड कैंसर को जल्दी स्टेज में पकड़ें और उसका अच्छे से इलाज करें तो उसमें काफ़ी कुछ क्योर रेट आज के ज़माने में अवेलेबल है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा चाय पीने की आदत है उनको एनीमिया होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा फास्ट फूड लेते हैं, जो टाइम से खाना नहीं खाते हैं, नियमित सोते नहीं है, व्यायाम नहीं करते हैं, उन लोगों को ब्लड की जो मेनली बीमारी होती है वो एनीमिया होता है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज के खास पेशकश आमने सामने में। और आमने सामने में हम आपको खास मेहमानों से रूबरू कराते रहते हैं और ऐसे में ही आज एक और खास मेहमान हमारे बीच हैं। हम बताएं आपको, भोपाल के प्रसिद्ध हॉस्पिटल सिल्वर लाइन के सुप्रसिद्ध डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर एच मालविया, वो हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर खरी बात न्यूज में। थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले आपको बता दें कि मालविया जी जो है हेमेटोलॉजिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट इन हेमेटोलॉजी एंड फिजिशियन तो है ही। और क्या है हेमेटोलॉजी ये ब्रांच, इस बारे में सबसे पहले सर से पूछेंगे। सर, काफी लोग हैं जो हेमेटोलॉजी ब्रांच के बारे में जानते नहीं है आज के समय में भी। ये सवाल बहुत ही सही है जी कि ज्यादातर लोग हेमेटोलॉजी के बारे में नहीं जानते हैं। राइट। क्योंकि हेमेटोलॉजी का रिकॉग्निशन बहुत लेट मिला जी। और सारे लोगों का जो शुरू में अटेंशन रहा वो या तो कार्डियोलॉजी, जैसे जिसको हार्ट की बीमारी से रिलेटेड है, या न्यूरोलॉजी ब्रेन से, नेफ्रोलॉजी आपकी किडनी से, और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी पेट की बीमारी से संबंधित लोगों को यही सुनने में आता है। लेकिन लोगों को जब ये कहा जाता है कि मैं हेमेटोलॉजी की प्रैक्टिस करता हूँ तो कुछ क्षण के लिए वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हेमेटोलॉजी क्या है। राइट। तो इसलिए मैं आपको एक थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि हेमेटोलॉजी एक्चुअल क्या चीज है। क्या हुआ कि जब शुरुआत हुई तो उस समय में कैंसर जैसी बीमारी का कोई बहुत ज्यादा इलाज भी नहीं था और बहुत ज्यादा डायग्नोसिस भी नहीं हो पाती थी। क्योंकि सोर्सेज, रिसर्चेस और सारे उपकरण वगैरह या इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह या जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो इतने कम थे कि हम लोगों को ये समझ में नहीं आता था कि कैंसर क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह मतलब उसका डेवलपमेंट होता है, क्या इलाज होता है, क्या ट्रीटमेंट होता है, पता कैसे चलेगा। और ज्यादातर पुराने जमाने में, आज से ज्यादा पुरानी नहीं, मैं केवल आपको 30 साल पहले की बात बताता हूँ कि कैंसर जब भी डायग्नोस होता था या जब भी हमको ये समझ में आता था कि मरीज को कैंसर की बीमारी है तो उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती थी। मरीज एक्चुअली लास्ट स्टेज के अंदर हमारे पास आता था और तब करने को कुछ रहता नहीं था। बिल्कुल। धीरे धीरे जैसे रिसर्चेस हुई और एडवांसेस हुए, उससे फिर धीरे धीरे कुछ इस तरीके के सोर्सेज या तरीके डेवलप हुए कि जिससे कैंसर की डायग्नोसिस थोड़ी सी जल्दी होने लगी। तब जाके ये समझ में आया कि कैंसर क्या होता है और उसका अगर जल्दी अगर हम उसको डायग्नोस कर ले तो उसका इलाज भी संभव है। राइट। तब ये कैंसर जब पता लगा तो सबसे पहले ऐसा लगा कि जो ब्लड कैंसर होता है वो सबसे ज्यादा एग्रेसिव होता है, सीरियस होता है। आपका लाइफ स्पैन कम होता है उसमें। जैसे वो डायग्नोस होता है तो उसमें हायर चांसेस ऑफ मॉर्टेलिटी या डेथ्स होते हैं। तो उस पर भी फिर काफी रिसर्चेस हुई और उसके बाद फिर कुछ और डिजीजेस जो कि प्राइमरीली ब्लड से पैदा होती हैं, खून से, जो हमारा खून जो हमारी रगों में दौड़ता है उससे जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं, वो सारी चीजों को जब एक ग्रुप के अंदर इकट्ठा करा गया तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंस, बहुत बड़ा मतलब एक ग्रुप बन गया, बहुत बड़ी ब्रांच बन गई। तो इसलिए फिर ये सोचा गया कि क्यों ना हम एक ऐसी अलग से ब्रांच को नाम दें कि जिससे हम सारी बीमारियां जो कि खून से संबंधित होती हैं, ब्लड से संबंधित होती है, उसको उस ब्रांच में रखें जिसको हेमेटोलॉजी कहा गया। अच्छा, तो मतलब हेमेटोलॉजी जो मेन ब्रांच है वो ब्लड से रिलेटेड डिजीजेस की या ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की ब्रांच है। यस, क्योंकि ब्लड एक शरीर में लगभग 5 लीटर के करीब रहता है एक कॉमन मैन के। तो अपने आप अच्छा खासा वॉल्यूम है वो। बिल्कुल। तो उसके अंदर उससे प्राइमरी उसमें कई तरह के सेल्स होते हैं, जैसे आरबीसी होते हैं, रेड सेल्स, डब्ल्यूबीसी होते हैं, व्हाइट सेल्स, प्लेटलेट्स होते हैं, इस तरह के कई और तरह के सेल्स होते हैं। और प्लाज्मा होता है जो एक लिक्विड होता है जिसको अपन प्लाज्मा बोलते हैं, उसके अंदर भी कई तरह के
बहुत सारे मतलब टिश्यूज वगैरह और सेल्स वगैरह घूम रहे होते हैं। तो इस तरह की जो डिजीजेस हैं कि जो इनसे संबंधित है, सेल से संबंधित है, प्लाज्मा से संबंधित है, उसको फिर हेमेटोलॉजी का नाम दिया गया। और उसमें जैसे खून की कमी है, पुराने जमाने में खून की कमी केवल हम लोग ये समझते थे कि एनीमिया केवल डाइटरी डिफिशियंसी से होता है, आयरन की कमी से होता है। लेकिन धीरे धीरे फिर ये समझ में आया कि जो खून की कमी भी थी उसके भी कई कारण होते हैं और उसको भी हमें अच्छे से समझ के उसका इलाज करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं कि एनीमिया खून की कमी केवल खान पान से होती है, खून की कमी कई कारणों से होती है और उसका भी हमें थोड़ा असेस करके उसका इलाज प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। बिल्कुल। इसी तरह ब्लड कैंसर्स वगैरह हैं या इस तरह के मल्टीपल माइलोमास, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम्स, माइलोप्रोफिटिव डिसऑर्डर्स, इस तरह की ब्लड की कई ऐसी बीमारियां हैं जो कैंसर से संबंधित है। उनका भी हम जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं अगर हम उनकी अच्छे से जांच कराएं। जी। और तो सर ये ब्रांच जब पता चली उसके बाद मतलब उसके पहले और उसके बाद में क्या डिफरेंस लगा आपको कि पहले डेथ रेट जो था वो बहुत ज्यादा था कैंसर की वजह से, ब्लड कैंसर की वजह से? डेफिनेटली पहले ब्लड कैंसर हो जाना एक ये माना जाता था कि अब इसकी जिंदगी कुछ ही महीनों की या कुछ साल की है, उसका कोई बहुत आधिकारिक ट्रीटमेंट नहीं था। लेकिन जैसे जैसे रिसर्चेज हुई, जैसे जैसे नए ट्रीटमेंट्स आए, अगर हम अच्छे से कभी ब्लड कैंसर को जल्दी स्टेज में पकड़ें और उसका अच्छे से इलाज करें तो उसमें काफी कुछ क्योर रेट आज के जमाने में अवेलेबल है। अच्छा सर, अगर बात करें कोविड की, कोविड के टाइम पे जैसे ब्लड में ही जो प्लाज्मा रहता है उसकी बहुत दिक्कत आई लोगों में। ऐसा मतलब बोला जाता था कि प्लाज्मा की कमी हो गई है, प्लाज्मा नहीं है, प्लाज्मा चढ़ना है, प्लाज्मा डोनेट कीजिए। क्या मुख्य वजह थी? प्लाज्मा से रिलेटेड कुछ था कोविड में या नहीं था? एक्चुअली क्या है कि ब्लड के अंदर दो तरह की बीमारियां पाई जाती हैं, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। ठीक है। प्राइमरी बीमारी वो उसको हम बोलते हैं कि जिसमें जो कुछ भी बीमारी उत्पन्न हो रही है वो ब्लड की वजह से हो रहा है। जैसे ब्लड सेल्स में खराबी है, ब्लड कैंसर है, या प्लाज्मा में कोई खराबी है, जैसे कोआगुलेशन डिसऑर्डर्स हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं। फिर कुछ प्रॉब्लम्स ब्लड के अंदर, कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं कि जो किसी और बीमारी की वजह से सेकेंडरी ब्लड उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे क्रॉनिक इलनेसेस, क्रॉनिक इन्फेक्शंस, आपके एड्स है, आपका बहुत सारी इस तरह की जो क्रॉनिक डिजीज होती हैं कि जिसके अंदर ब्लड सेकेंडरीली इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसी तरह कोविड के अंदर ब्लड का इन्वॉल्वमेंट सेकेंडरी था, प्राइमरी ब्लड की डिजीज नहीं थी। लेकिन बिकॉज ऑफ द कोविड, बिकॉज ऑफ सम कोगुलेशन प्रॉब्लम्स, हम देखते थे कि पेशेंट्स को ब्लीडिंग टेंडेंसीज हो जाती थी, क्लॉटिंग टेंडेंसीज हो जाती थी। तो उस वजह से कोविड रिलेटेड ब्लड डिजीजेस देखने में आई। कुछ लोगों को ने ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कि आफ्टर वैक्सीन दे डेवलप लो प्लेटलेट काउंट्स। ये भी एक बहुत बड़ा मतलब एक इशू एक टाइम डिस्कशन में आया था कि हम लोग जो वैक्सीन दे रहे हैं उसकी वजह से प्लेटलेट काउंट्स लो हो रहे हैं, लेकिन उसका कोई साइंटिफिक रिसर्च या कोई साइंटिफिक स्टडीज वगैरह नहीं है। तो कोविड की वजह से जो कुछ भी इफेक्ट आया वो टेम्पररी थे जी। इनिशियली अगर हमने उनको अच्छे से डील कर लिया और उनका अच्छे से ट्रीटमेंट किया तो वो रिवर्स हो जाते हैं। अब क्या लगता है आपको कि अब जब बूस्टर डोज भी लग चुका है, वैक्सीन सब लग चुकी है, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, उसके बाद बूस्टर डोज लगा, तो इसके बाद क्या प्रोबेबिलिटी, अगर अब कोविड की जो बातें अभी चल रही थी कि आने वाला है, ऐसा कुछ है, लगता है आपको? मैडम देखिए, अगर हम उसको प्रैक्टिकली देखें तो इंडिया के अंदर मैक्सिमम पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड हो चुकी है, राइट। तो अगर कोविड आता भी है तो वो उस सीवीटी से नहीं आएगा जैसे पहले आया था। इट विल कम एज ए जस्ट नजला, जुकाम, खांसी होता है, इस किस्म से कोविड आएगा। और वो जैसे एक फ्लू टाइप का होता है, जो वायरल टाइप का सिम्टम होता है, वैसे ठीक भी हो जाएगा। मतलब लाइफ टेकिंग वाला नहीं आया अभी ऐसा कोई ना तो कुछ सामने ऐसा कोई एविडेंस है ना, हम लोग अभी इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं आफ्टर कोविड, इतने महीनों से कभी ऐसा कुछ देखने में नहीं आया कि कोई सीवियर कोविड केस आया जिसको हमको कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई, एडमिट करना पड़ा, वेंटिलेट करना पड़ा, या उसको बहुत ज्यादा पल्मोनरी इफेक्ट आया, लंग्स इफेक्ट आया। लेकिन जो कुछ भी आया, कुछ पॉजिटिव केसेस भी डिटेक्ट हुए, लेकिन वो बहुत ही माइल्ड रहे, केवल आइसोलेशन से और केवल इनिशियल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से वो ठीक हो गए। उनमें जो कार्डियोलॉजी कॉम्प्लिकेशंस, हेमेटोलॉजी कॉम्प्लिकेशंस या कोई और ऐसे कॉम्प्लिकेशंस जिससे बहुत ज्यादा सीवियरिटी या डेथ की संभावना होती है, पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस ना हुए। अच्छा सर, हर डॉक्टर की लाइफ में ऐसे केस जरूर होते हैं जो से अपनी लाइफ टाइम में हमेशा याद रहते हैं, और आप तो डील कर रहे हैं ब्लड कैंसर और इन सब जैसे केसेस से, तो कभी कोई ऐसा केस रहा है जो आपको याद रहा हो अपनी लाइफ में?
हाँ, ऐसे तो केसेस आते रहते हैं, क्योंकि मैं बेसिकली हिमेटोलॉजी में प्रैक्टिस करता हूँ, तो मेरे पास काफी कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंट केसेस आते रहते हैं। उनकी डायग्नोसिस बनाना भी मुश्किल हो जाता है जी। कुछ ऐसे डिफिकल्ट केसेस आते हैं, लेकिन अब वो बड़ी टेक्निकल बात है मैडम, कि उसमें फिर हमको बहुत आगे एडवांस इन्वेस्टिगेशंस वगैरह करने पड़ते हैं। इन सारे केसेस में हम लोग बोन मेरो टेस्ट करते हैं, और दूसरे जो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और अपना फिश टेस्ट, ये सब करते हैं। ये सब एक मतलब टेक्निकल चीजें हैं। आजकल टेस्ट भी इतने एडवांस हो गए हैं कि हम जितना करेंगे भी इतने ही ज्यादा टेस्ट मार्केट में आते चले जाएंगे। जी। तो वी हैव टू सिलेक्ट अवर ओन ग्रुप ऑफ टेस्ट एंड डायग्नोस द केस। डायग्नोसिस, डिफिकल्ट डायग्नोसिस आती हैं। जैसे मेरे को एक बच्चा याद है, तो वो बच्चा, हाँ मैं आपको इसमें ये भी बताना चाहूंगा हीमेटोलॉजी में, कि हीमेटोलॉजी में एक ग्रुप है बीमारियों का जिसको हम हीमोग्लोबिनोपैथीज बोलते हैं। आप लोगों ने सबने नाम सुना होगा, सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है, जो कि एक काफी प्रचलित तरह की बीमारी है। ये हीमोग्लोबिनोपैथीज के ग्रुप में आता है। ये भी ब्लड से रिलेटेड है, और ये प्राइमरी ब्लड की बीमारी है, जिसके अंदर ब्लड आपका टूट जाता है। अच्छा। मतलब ब्लड ब्रेक हो जाता है। होता क्या है कि जैसे हमारे आरबीसी हैं, नॉर्मली वो शरीर में कम से कम 3 से 4 महीने तक जीवित रहते हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक रिप्लेस हो जाते हैं। नए आरबीसी आ जाते हैं, वो रिप्लेस हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी ये जो आरबीसी हैं 3 से 4 महीने न चल के महीने भर में, 15 दिन में ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो जिसकी वजह से शरीर को थोड़ा सा टाइम लगता है दोबारा बनाने में, तो मरीज को एनीमिया हो जाता है शरीर को, क्योंकि जल्दी जल्दी टूट रहे हैं, तो इसलिए बहुत तेजी से बनाना भी पड़ता है। वजह होती है ये हीमोग्लोबिनोपैथीज, एक हीमोग्लोबिन जो हमारे शरीर में होता है, जो आरबीसी के अंदर पाया जाता है, वो ये उसकी बीमारी होती है। तो इसको कैसे क्योर कर सकते हैं? मतलब ढंग के खाने से, या फिर मतलब क्या? मैडम, ये जो हीमोग्लोबिनोपैथीज होती हैं, ये कभी क्योर नहीं होती हैं, ये जन्म से होती हैं। दे आर कंजेनाइटल डिजीजेज, हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स, और ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मांगते हैं। जैसे थैलेसीमिया मेजर है, तो हमको उसको फ्रीक्वेंटली ब्लड दे के सर्वाइव करना पड़ता है। थैलेसीमिया माइनर है, तो और तरीके से भी कर सकते हैं। सिकल सेल एनीमिया, सारी बीमारियां, थैलेसीमिया भी कई तरीके होते हैं। थैलेसीमिया अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इस तरीके से जहां जहां थोड़े रीजनल वेरिएशंस होते हैं। लेकिन ये सब चीजों में जब ब्लड जल्दी से टूटने लगता है, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम कुछ इस तरीके का ट्रीटमेंट दें कि जिससे ब्लड कम टूटे। तो मैं आपको बता रहा था कि एक बच्चा आया था मेरे पास जिसको सिकल सेल एनीमिया था। उसको हम लोग ट्रीटमेंट वगैरह करते रहते थे, तो उसको काफी कॉम्प्लिकेशंस हुए। एक के बाद वो क्राइसिस में गया, हेमोरेटिक क्राइसिस, सिकल सेल क्राइसिस, पल्मोनरी क्राइसिस, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम। उसमें इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हुए कि एक समय तो हम हताश हो गए थे कि अब हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। लेकिन ऊपर वाले की दया से धीरे धीरे हमने उसको ट्रीटमेंट किया। काफी लंबे समय लिया उसने, लेकिन आज वो बच्चा ठीक है बिल्कुल, और सर्वाइव कर रहा है। वो बच्चा मेरे को याद है, क्योंकि उसमें हम लोगों ने काफी मेहनत की थी और हमारे उनके पेरेंट्स का भी बहुत कोऑपरेशन रहा जी। तो वो बच्चा ठीक है। इस तरीके से कई केसेस आते रहते हैं मैडम। ऑफेंड तो इतना याद नहीं रहता है, लेकिन फिर भी बहुत केसेस आते हैं कि जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। कई केसेस ऐसे आते हैं जिसमें डायग्नोसिस नहीं बन रहा होता है, मरीज परेशान होता है, सब तरफ घूम रहा होता है, हमें खून की कमी है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम हमारा खान पान अच्छा है, हम सब अच्छे से फैमिली को बिलोंग करते हैं, हाई सोशल स्टेटस के, फिर भी हमारा खून की कमी है। तो ऐसी क्या वजह है? तो ऐसे केसेस में हम लोग को बड़ा इंटरेस्ट रहता है कि हम डायग्नोसिस बनाएं आफ्टर इवैल्यूएशन ऑफ द पेशेंट एंड ट्रीटमेंट, और ये देखें कि बिल्कुल क्या हो सकता है, क्या हुआ है। और ऐसे लोगों को ट्रीटमेंट करने में हमें अच्छा सा सेटिस्फेक्शन मिलता है जो सब जगह से घूम के आते हैं, थक जाते हैं और उनकी डायग्नोसिस नहीं हो पाती है। राइट। चलिए, आज की जनरेशन को क्या कहना चाहेंगे आप, जो लगातार इतने केसेस आ रहे हैं? कभी किसी की तबीयत बिगड़ रही है, कभी एनीमिया के शिकार हो रहे हैं, कभी हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, या कभी ब्लड कैंसर जैसे भी केसेस हो जाते हैं। देखिए, अगर हम जैसे सारी बीमारियां आप जानते हैं कि चाहे वो डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, बिल्कुल कुछ ना कुछ लाइफ स्टाइल से उनका रिलेशन तो होता ही है, फर्क तो पड़ता है। जैसे आज की लाइफ कितनी टेंशनफुल लाइफ है, हेक्टिक लाइफ है, भागा दौड़ी की लाइफ है, तो लोगों को अपनी सेहत के बारे में कोई ख्याल नहीं रहता। न वो अपना खान पान का ध्यान रखते हैं, न थोड़ा रेस्ट का ध्यान रखते हैं, और कुछ एक होड़ होती है ना, उसमें लगे हुए हैं। लोगों को समझ में नहीं आता कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। तो खाना लंच की जगह फास्ट फूड खा लेंगे फटाफट, मतलब थोड़ा सा भी, मतलब है ना, एक तरीके की जो पुराने जमाने में जो एक पीसफुल लाइफ होती थी, वैसे आज के जमाने में थोड़ी सी मुश्किल से मिलती है। तो इन चीजों का ओवरऑल
उस समय में जाके बॉडी के ऊपर फर्क तो पड़ता ही है। अगर मैं प्योर हीमेटोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो अगर जैसे हम लोगों को आदत है कि जरा सा टेंशन हुआ, जरा सा हम परेशान होकर हमने एक चाय पी ली, तो लोगों की 10-10, 15-15 चाय हो जाती है। तो ये इसमें कैफीन होता है चाय के अंदर, तो वो भी थोड़ा आयरन एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम करता है। तो जिन लोगों को बहुत ज्यादा चाय पीने की आदत है उनको एनीमिया होता है। जो लोग फास्ट फूड लेते हैं, बहुत ज्यादा फास्ट फूड लेते हैं, जो टाइम से खाना नहीं खाते, नियमित सोते नहीं है, व्यायाम नहीं करते, उन लोगों को ब्लड की जो मेनली बीमारी होती है वो एनीमिया होता है। बाकी बीमारी जैसे हीमोग्लोबिनोपैथी है वो तो जेनेटिक होती है, तो उसमें तो खान पान का, लाइफस्टाइल का कोई हाथ नहीं है। बाकी आपके कुछ लोगों को टेंशन की वजह से पाइल्स, ब्लीडिंग, ये सब चीजों के इंसिडेंट्स मतलब बड़े टेंशन पे हाँ, जो है हम लोग हेक्टिक लाइफ ले रहे हैं तो हमारी डाइट का फर्क पड़ता है। तो मेनली टेंशन कम करनी है और खाना अच्छा करना है। खाना हम जैसा भी खाएं, खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस फूड इम्पोर्टेंट है कि जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिले। तो बेसिकली कम से कम आप न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम से तो बच जाओगे। बिल्कुल सही बाकी जो होना है वो तो अलग बात है, लेकिन जो न्यूट्रिशनल डिफेक्ट्स होते हैं उनसे आप बच जाओगे। तो आपको थोड़ा सा प्रॉपर फुल मिक्स डाइट अपने को लेना, थोड़ा सुकून से हमको लेना चाहिए, धीरे धीरे चबा के खाना चाहिए, थोड़ा खाली पेट रख के उठना चाहिए, थोड़ा बैलेंस करना चाहिए। दिन में 4-6 बार आप खा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा खाएं और बैलेंस न्यूट्रिशन खाएं, तो बहुत ज्यादा बीमारियों से हमको बचा जा सकता है। खून की बीमारी नहीं, दूसरी बीमारियों से भी बचा जा सकता है। बिल्कुल। तो आज हमारे साथ डॉक्टर हकीमुद्दीन मालविया जी थे, जो कि हेमेटोलॉजिस्ट हैं, और तमाम मुद्दों पर इनसे चर्चा हुई और ऐसी ब्रांच के बारे में जाना जिसके बारे में मुझे भी कई समय तक पता नहीं था, और काफी दिनों बाद मुझे उसके बारे में पता चला था। और आज मैं जब इनसे मिली तो मुझे उस बारे में भी और जानने का मौका मिला, और आशा करते हैं कि आपको भी बहुत कुछ समझने का मौका मिला होगा। आपको हमारे इनसे सवाल कैसे लगे, इनके जवाब कैसे लगे? अगर इसके अलावा अगर आपको कोई लगता है कि कोई सवाल ऐसा है जो आप पूछना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हम वापस से मालविया जी का समय लेंगे और उन सवालों का जवाब आपके लिए लेकर हाजिर होंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।